लेक्चर है प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स, उनके एनालॉग्स देखेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन हैं हमारे पास और उनके यूजेस देखेंगे हम, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलो तो स्टार्ट कर। सबसे पहले जो हमारे पास है एल्प्रोस्टाडिल, प्रोस्टाग्लैंडिन में है एल्प्रोस्टाडिल। ये किस चीज़ में यूज़ हो रहा है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये आपका यूज़ हो रहा है। नॉर्मली बच्चों क्या होता है कि जो पेनिस होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल ये इरेक्ट रहती है, ठीक है, इरेक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, ओके। पर कईयों में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये इस तरीके से रहती है, ठीक है, इरेक्ट नहीं हो पाती है, तो इसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है? एल्प्रोस्टाडिल हम यूज करेंगे। एल्प्रोस्टाडिल बच्चों क्या है? एल्प्रोस्टाडिल आपका वेजो डायलेटर है। क्या है? वेजो आपका एफ है, सिर्फ यही कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब डायलेशन ही करते हैं। डायलेशन के साथ साथ देखेंगे कि कौन से पर्टिकुलर एरिया पे ये कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, देखते हैं। चलो अब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर है, हमें क्या चाहिए इस टाइम? यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, अब ये क्या, ब्लड का फ्लो बच्चों हो जाएगा इंक्रीज, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब इस एरिया पे ब्लड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका इरेक्ट हो जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इरेक्ट हो गई, पेनिस इरेक्ट हो गई, हमारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। अब बात ये है कि हम पर एल्प्रोस्टाडिल को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एल्प्रोस्टाडिल इंजेक्शन के थ्रू पेनिस पे दिया जाता है, ठीक है, कैवर्नोसम में लगाया जाता है, पर ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। और इसके साथ साथ मतलब ये इतना वो कंफर्टेबल नहीं है किसी के लिए भी उस जगह पे इंजेक्शन लगाना। तो बच्चों हम इस चीज़ के लिए सिल्डेनाफिल यूज़ करते हैं, ठीक है, सिल्डेनाफिल को यूज़ करते हैं। सिल्डेनाफिल आगे चैप्टर्स में आएंगे। सिल्डेनाफिल क्या है? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को बंद कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका साइक्लिक जीएमपी ले लो या साइक्लिक एएमपी, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो वेजोडाइलेटर ब्लड की फ्लो को इंक्रीज कर देता है। तो अभी आपको जो याद रखना है कि एल्प्रोस्टाडिल का वैसे नॉर्मल फंक्शन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करना, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना। इसके अलावा वो अलग बात है जो हमें पता है, वो ये कि पर हम इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि पेरेंटरली हम उस जगह पर इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो आजकल सिल्डेनाफिल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये भी वेजोडाइलेटर है। फिलहाल आप इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इसमें आपका आ जाता है डाइनोप्रोस्टोन और जेमप्रोस्ट। ये क्या कर रहे हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर और सर्विकल राइपनिंग, यही कर रहे हैं, यस। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखो आप तो कुछ इस तरीके का अंदर का व्यू कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है ना, ये एरिया हो गया वेजाइना हो गया, ये एरिया सर्विक्स हो गया, और इसके पीछे डायग्राम थोड़ा ऐसा है, ठीक है, इसके पीछे यूट्रस होता है, ये चीज़ है ना। और जो आपकी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर इस एरिया पे बात करें, इस एरिया पे बात करें तो ये करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, ओके। और यहाँ पे अगर सर्विक्स में बात करें तो ये करते हैं डायलेशन, ठीक है, वेजो डायलेशन। अब क्या होता है कि लेबर में हमें क्या कंडीशन चाहिए? अब बेबी को बर्थ देना है, जन्म देना है, तो उस टाइम पे हमें चाहिए कि ये जो पीछे का हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ही तो बेबी को आगे पुश कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो। और ये सर्विक्स एरिया ये हमें चाहिए कि ये सॉफ्ट हो जाए, डायलेट हो जाए, ठीक है,
सॉफ्ट और डायलेट, क्योंकि वहां हमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं करनी है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ये चीज बंद हो जाएगी, ये चीज बंद हो जाएगी, इसे हमें बंद नहीं करना है, इसे हमें ओपन ही रखना है, ठीक है, डायलेट करके रखना है, और इस एरिया को हमें कॉन्स्ट्रिक्ट करना है कि उधर से इस तरीके से बेबी को पुश होते हुए बाहर आ जाए, ये चीज करनी है। पर बच्चों नो डाउट हमारा यहाँ पे यूज लिखा है इंडक्शन ऑफ लेबर और सर्विकल राइपनिंग, ये जो चीज यहाँ पे हम डायलेशन कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं सर्विक्स को, इसे बोलते हैं सर्विकल या सर्विक्स राइपनिंग, ठीक है बच्चों। पर जो ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि अगर बहुत ज़्यादा भी कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे यहाँ पे, तो बेबी के लिए बहुत सफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन करेंगे अब बेबी, अब अभी इस टाइम तो बेबी यहाँ अंदर है ना, मम्मा के वूम में है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा और बच्चे को क्या होगा, सफिकेशन होने लग जाएगी। तो इसलिए बच्चों हम वैसे इनका यूज इंडक्शन ऑफ लेबर लिखा है, ठीक है इनका ये काम, पर हम इसे यूज नहीं करते हैं, कोई ही केस हो गया जिसमें हम यूज करते हैं। नॉर्मली आपको पता है इस काम के लिए ऑक्सीटोसिन का भी सेम ही काम है, यहाँ पे डायलेशन करेगा, सर्विक्स राइपनिंग करेगा, डायलेशन करेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन पर थोड़ा कम कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, बेबी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा उसका, जिस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपका नॉर्मली ही एक्ट करेगा वहाँ पे, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगा। तो ऑक्सीटोसिन प्राइमरली हम ऑक्सीटोसिन को ही यूज़ करते हैं, ओके, ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है। अब इतनी बात क्लियर होगी, हमने ये देख लिया, ये हो गया, ये हमने, ये कंसेप्ट आपके क्लियर है। अब इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा डाइनोप्रोस्टोन, ठीक है, डाइनोप्रोस्ट है बच्चों, यहाँ पे ये प्रोस्टोन है, ये डाइनोप्रोस्ट है, ये मिड टर्म एबॉर्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। अब एबॉर्शन कई बार कुछ मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं कि बेबी के अंदर ही डेथ हो जाती है, या फिर कभी होता है कि सर्कमस्टांसेस सही नहीं होते हैं कि उस टाइम पे पेरेंट्स इतने रेडी नहीं होते, ठीक है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस की बेबी को बर्थ दे, तो उन्हें एबॉर्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे डाइनोप्रोस्ट दिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 दिया जाता है आपका, ओके, और मीजोप्रोस्टोल भी बच्चों दिया जाता है, वैसे तो नॉर्मली मीजोप्रोस्टोल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमें पता है, अब यहाँ पे जो बेबी है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद नेचुरली है कि बेबी की डेथ हो जानी है, और उसके बाद जो बेबी है कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर के थ्रू धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, ओके। तो एबॉर्शन में इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसे, मीजोप्रोस्टोल, डाइनोप्रोस्ट, वैसे नॉर्मली मीजोप्रोस्टोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है बच्चों इपोप्रोस्टिनोल, PGI2 प्रोस्टोसाइक्लिन है, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन बच्चों क्या होता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स हो गए, हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये चीज़ है ना। अगर क्या हो रहा है इस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा जो आपकी वेजल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, जब कोई पाथ ये है, आर्टरीज का पाथ ये है, इसे मैं नैरो कर दूं तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और उस टाइम पे वो क्या है, आर्टरीज के ब्लड वेसल्स के वॉल पे टेंशन क्रिएट कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, लंग्स में आपका प्रेशर हो गया इंक्रीज। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या प्रोस्टासाइक्लिन यूज़ करते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन बच्चों क्या है, वेजोडाइलेटर है, ओके, वेजोडाइलेटर है। नॉर्मली हम देख ही रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन F वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, बाकी सारे डायलेशन का काम करते हैं, यही देखा था, ठीक है। ऐसे ही इनका काम है। अगर हम पर यूट्रस में अगर देख लें, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन को एल्प्रोस्टाडिल जैसे हमने देखा था, तो ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन करता है, यहाँ से सर्विक्स को डायलेशन करता है, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये छोटे छोटे जो
डिफरेंसेस है बच्चों, डिफरेंसेस है, इस चीज को याद रखना है। ओके, हाँ, अब हमने क्या किया, डायलेट कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ था, ठीक है, ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो गया था, उसकी वजह से टेंशन प्रेशर इंक्रीज हो गया था। अब हमने डायलेट कर दिया, आराम से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, और जो प्रेशर जनरेट हुआ था वो हो जाएगा डिक्रीज। तो क्योर कर दिया हमने पल्मोनरी टेंशन, ठीक हो गया, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन की मदद से। अब इसमें देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक के केस में, मीजोप्रोस्टोल एबॉर्शन में हमने देख लिया था, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, तो जो आपका ब्लड बोल रही हूँ, जो आपका बेबी है उसके बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर तो ब्लड सप्लाई कम हो गया है तो उसकी वजह से डेथ हो गई है और बाहर हमने उसे कर दिया है। मेन इसका यूज़ बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं ना, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से समझना। पेप्टिक अल्सर का अगर हम देख लें तो क्या है, मीजोप्रोस्टोल का, जो बच्चों आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहे हैं कि आपका जीआईटी में, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है बच्चों, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, HCl को सिक्रीट करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है और पेप्सिन को सिक्रीट करता है, यही करता है। ओके, ये आपका स्टमक हो गया। ओके, तो यहाँ पे बच्चों स्टमक के अंदर जो है विस्कस थिक जो है जेली लाइक म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो HCl से बचा के रखता है इस लाइनिंग को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है। पर कई केसेस में अगर आपने बाहर का खा लिया या बहुत सारी नसेड्स खा लिए, नॉन स्टेरॉयडल इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स खा लिए, तो म्यूकस आपकी म्यूकस की सिक्रेशन आपकी कम हो जाती है, ठीक है, देखते हैं क्यों हो जाती है। और ये HCl जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है म्यूकस के, ठीक है, अगर आपके हाथ में HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, गिर जाए तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, सेम केस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ है, वहाँ पे क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड की सिक्रेशन को कम कर देंगे, म्यूकस की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे म्यूकस की लेयर दोबारा से बन जाएगी, ठीक है, म्यूकस बना रहे हैं ये ड्रग्स। हम नसेड्स देते हैं जब, ठीक है, वो क्या कर रही होती हैं कि नसेड्स क्या है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बंद करते हैं ना, तो इन्हें तो बंद कर रहे हैं, साथ में म्यूकस की सिक्रेशन को भी कम कर देते हैं और एसिड की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इतने ज़्यादा पेन किलर्स वगैरह, नसेड्स वगैरह नहीं खाने चाहिए, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाते हैं और उसके बाद बहुत पेन होती है। एबॉर्शन का हमने देख लिया था, कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू, ऊपर से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो जिसकी वजह से बेबी को ब्लड सप्लाई हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेबी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और उसके बाद वो क्या होगा कि बेबी की डेथ हो जाएगी और उसी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे बेबी आपका बाहर आ जाएगा, एबॉर्शन हो गया। अब है बच्चों पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम होता है टाइम आफ्टर द बर्थ, टाइम आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, बच्चे के पैदा होने के बाद का जो समय होता है उसे हमने बोल दिया पोस्टपार्टम हेमरेज। हो गया बच्चों ब्लड लॉस। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सब में ही ये प्रॉब्लम है कि बेबी के बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है, बेबी आपका बाहर आ चुका है और कॉन्स्ट्रिक्शन की मदद से ही बेबी बाहर गया है और कॉन्स्ट्रिक्शन की ही मदद से क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बेबी था, ठीक है, और प्लेजेंटा के थ्रू इस तरीके से प्रेजेंट था, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, जो बेबी को न्यूट्रिशन वगैरह, फूड वगैरह प्रोवाइड कर रही थी। तो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये बेबी बाहर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू ये सारी अंदर को चली गई और बंद हो गई, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी और ब्लड वेसल्स जो हैं अब अंदर को आ चुकी हैं और ब्लड का सप्लाई भी वहाँ पे बंद हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन की मदद से हुआ, ठीक है। पर कई केसेस में क्या होता है कि फीमेल में इतनी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती, नॉर्मल सी कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो उस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो अब ब्लड लॉस हो रहा है तो अब उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन अच्छे से नहीं हो रही है, तो हम क्या देंगे, हम कॉन्स्ट्रिक्टर देंगे, तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। पर बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत साइड इफेक्ट हैं, ये बहुत बुरे तरीके से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बहुत ज़्यादा पेन, क्रैम्पिंग और डायरिया, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं कि नहीं। तो हम इस टाइम पे
ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्यों दे सकते हैं और बाकी टाइम पे क्यों नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में। क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं वो इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो आप आराम से ऑक्सीटोसिन दो, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जो भी आगे के फंक्शन है परफॉर्म करेगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में देते हो, ठीक है, ऑक्सीटोसिन देते हो, तो उस टाइम पे यहाँ पे अब रिसेप्टर ही नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है, तो जितना मर्जी ऑक्सीटोसिन दे दो वो काम नहीं करेगा। तो जब बेबी का बर्थ होना होता है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हो। मोस्ट ऑफ आप अभी तक यही देख रहे हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन हम एबॉर्शन में ही यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, है ना, ये चीज़ें हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज आपको कंसेप्ट समझ आया? ओके। उसके बाद लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट है बच्चों। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये ग्लूकोमा में हेल्पफुल होता है। ग्लूकोमा में क्या है, आपके आइज में बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसकी यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा बच्चों, तो पीछे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता तो पीछे जाएगा ना ऑप्टिक नर्व्स की तरफ, तो हमें अब उस प्रेशर को करना है कम, तो उसके लिए हम क्या देंगे, लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें बच्चों समझ आई हो, और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक आपके कॉलेजेस के एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से निकल आते हैं। ओके, तो अब हम ओवरऑल यूजेस देख लेते हैं एक बार। ओवरऑल यूजेस यही सारे होंगे बच्चे ओवरऑल यूजेस में। ये वाला क्वेश्चन मैं रब नहीं करती हूँ, ठीक है। ये हो गई इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हमने समझ लिया, इंडक्शन ऑफ लेबर में हमने समझ लिया, मिड टर्म एबॉर्शन में देख लिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देख लिया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ये सारे हो गए। अब बच्चों एक चीज़ है वो है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 7th पॉइंट ले लो, मेंटेनेंस ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। ये अब मैं रब कर रही हूँ बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ डक्टस आर्टरियोसस समझ लेते हैं कि ये क्या है। इससे पहले बच्चों आपको ब्लड कैसे सप्लाई होता है बॉडी में वो पता है कि नहीं पता है, थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है। तो आपके कन्वेंट के लिए हम हार्ट को ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि हमें बच्चों को ऐसे ही पता है इस टाइम पे, है ना, हो सकता है किसी को पता भी हो सकता है। चलो, तो ये इसके अंदर है बच्चों 4 चैम्बर्स हैं। ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। पता है, जानते हो कि नहीं बच्चों, बी से है वेंट्रिकल, ए से है एट्रियम। अब वेंट्रिकल फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रेन में भी वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल होता है ब्रेन में जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। एक्चुअली में बच्चों जो ये कैविटी है, ठीक है, जो ये जो एरिया प्रेजेंट है, ठीक है, हम उसे वेंट्रिकल ही बोलते हैं, ठीक है। ये भी अंदर से तो खाली है ना, ब्लड तभी तो आ रहा है अंदर। तो नॉर्मली बच्चों क्या हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से बच्चों आपकी आ रही है, क्या आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। किसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में होता है कि नहीं बच्चों, वेन्स में होता है, हम जानते हैं ये चीज़, है ना। और इसके बाद ये ब्लड कहाँ पे जाता है, यहाँ से, यहाँ बच्चे आपके वॉल्स, अभी मैं हार्ट के उसमें नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि हमें अभी डक्टस आर्टरियोसस को समझना है। ऐसे 3 लगे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 होते हैं। आपको अलग से बता दूंगी ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में। ये बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और ये बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, चलो, तो क्या होता है यहाँ से बच्चों, अभी फिलहाल के लिए समझ लो, यहाँ से ये ब्लड आया, ठीक है, सॉरी,
ये ब्लड अब यहाँ पे आपका पड़ा है लंग्स, ठीक है, ये है लंग्स। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है बच्चों, ये जा रहा है लंग्स के पास, और इस हम इसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करिए लंग्स की तरफ। अब लंग्स में बच्चों पता है ऑक्सीजन पड़ी है, हम सांस ले रहे हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, क्या एल्वुलाई है छोटे छोटे यहाँ पे, है ना, एल्वुलाई प्रेजेंट है, और वहीं पे तो ये ब्लड वेसल्स ऐसे एल्वुलाई के आसपास है ना पूरी बैठी हुई हैं। तो यहाँ से जब ब्लड अब आएगा, यहाँ से आएगा बच्चों, तो ये ब्लड कैसा होगा, अब ये ब्लड हमारा होगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा अब ये आपका। तो इसे हम क्या बोल देंगे, आर्टरीज, सॉरी इसे हम बोल देंगे पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है। नॉर्मली आर्टरीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, पर पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेकर जा रही है। नॉर्मली वेन्स क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, ठीक है, पर यहाँ पे पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ओके, नॉर्मली आर्टरीज और वेन्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शंस आर पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब ब्लड ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से नीचे से ऐसे आपका स्ट्रक्चर में इतना मत जाओ, आपको मेन जो समझना है वो बताती हूँ। ये आपका आउटा है, एओर्टा बोलो बच्चों, आउटा बोलो, ठीक है। और बाद में ये आप जानते हो ये ऊपर जो 3 आर्टरी जा रही हैं, यहाँ से 3 आर्टरी जा रही हैं, ये हमारे अपर लिम्स और हेड में ब्लड सप्लाई करेंगी ऑक्सीजनेटेड, है ना। और ये जो अब नीचे आ रही है, ठीक है, ये पूरी बॉडी में लेकर जाएगी। यहाँ पे आपकी है ना छोटी छोटी आर्टरीज वगैरह, कैपिलरीज नहीं बोलते हम, छोटी आर्टरीज को कैपिलरीज बोलते हैं, है ना, स्मॉल ब्लड वेसल्स को, ये आपके बॉडी में जा रहा है ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब डक्टस आर्टरियोसिस समझना था हमें, चलो आ जाओ। क्या हो रहा है कि अब बेबी जब वूम में होता है, ठीक है, उसके लंग्स इतने मेच्योर नहीं होते, ठीक है, तो उस टाइम पे वैसे भी प्लेसेंटा के थ्रू वो सारा न्यूट्रिशन सब कुछ ले रहा होता है। ओके, तो अभी इस टाइम पे कोई भी ब्लड सप्लाई इधर नहीं हो रही है, क्या है, इसके इतना बड़ा गैप नहीं होता, थोड़ा कम होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जो सीधा एओर्टा बोलो बच्चों, आउटा बोलो, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को ज्वाइन किए होती है। ये बच्चों ये जो है ये है आपका, कहाँ पे लिखूं बच्चों, ये है आपका डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस। तो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहे हैं, इसे ओपन ही रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जो बच्चे के अम्बिलिकल कोर्ड से जो यहाँ पे सीधे एओर्टा में ब्लड जाए और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई हो, इस तरीके से पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, ठीक है, लंग्स में नहीं जा रहा है, ऐसे कनेक्शन होता है। ओके, जब आप नसेट्स करोगे, ठीक है, उस टाइम पे आप देखोगे कि जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, उस टाइम पे नेचुरली ही ये बंद हो जाता है उसके बाद, और लंग्स प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देता है, इसमें ऑक्सीजन फिल हो जाती है, और फिर इसके बजाय नॉर्मल फंक्शन ये बेबी के केस में ये हो रहा है। नॉर्मली तो ये ब्लैक वाला है, ठीक है, ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से एओर्टा में होते हुए फिर पूरी बॉडी में जाएगा। पर बेबी के केस में ब्लड यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से एओर्टा में जा रहा है, फिर बॉडी में जा रहा है, यही हो रहा है बच्चों। एक वर्ड आता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, पेटेंट का मतलब बच्चों है ओपन, बच्चों में जो ये डक्टस आर्टरियोसिस है ओपन रह जाता है, बंद नहीं हो पाता है। उस केस में क्या होगा, अब ठीक है, ब्लड ऐसे बॉडी से भी आके लंग्स की तरफ जा रहा है कि नहीं, और एओर्टा में से भी वापस यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो आपके लंग्स में
जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लंग्स में ब्लड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो खतरा बढ़ जाता है, लंग्स और हार्ट के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये कंडीशन बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, तो हमें बेबी के पैदा होने के बाद ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है इसे बंद करना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट बोले बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पे हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट का काम बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा हार्ट पे, तो हमें इसे बंद करना है। वैसे तो बेबी के बर्थ के बाद अगर विद इन 1 वीक इंडोमेथासिन दिया जाता है बच्चों। इंडोमेथासिन क्या है? नसेड है, ये नसेड्स है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये क्या करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद कर देंगे, है ना, बंद। प्रोस्टाग्लैंडिन ही इसे ओपन रखे हुए था, ओपन किया था, तो अभी हम प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे श्रिंक कर जाएगा और धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम नसेड्स देते हैं। कई बार में अगर ज़्यादा कंडीशन वो है तो हम कैथेटर डाल देते हैं। ठीक है, कैथेटर कुछ ऐसा एक मटेरियल है, यहाँ पे डाल दिया, बंद हो गया रास्ता, फिर ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते होगा। ठीक है, तो बच्चों यही है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। आप नसेड्स के यूजेस में देखोगे। फिलहाल हम मेंटेन कर रहे हैं डक्टस आर्टरियोसिस को, जब तक जो बेबी है मम्मा के वोम में है तब तक तो हमें इसे मेंटेन करना है, वरना बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। अब और एक चीज़ है इसमें, प्लेटलेट इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। बच्चों क्या हो रहा है? अगर हार्ट की कोई हार्ट की कोई सर्जरी हो रही है, या हम पल्मोनरी बोल रही हूँ, हार्ट की सर्जरी हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ पे भी इंजरी हो गई या बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आ गया, तो वहाँ पे जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या कर रहे थे? हमने देखा था कि जब प्लैक फट जाता है, ठीक है, उस केस में, और या कहीं पे चोट लग गई, जख्म हो गया, वहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठा होकर ब्लड क्लोटिंग कर देती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं ना। तो उस टाइम पे मतलब नो डाउट नेचुरली चोट लगती है, उसे बंद करने के लिए तो हमें क्लोटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, फिब्रिन को उठा के जोड़ देगा, है ना, क्या करेगा? प्लेटलेट्स ब्लड क्लोट कर देगा, ब्लड लॉस को बचा लेगा। ठीक है, पर अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके का प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए उस टाइम, हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं चाहिए, ब्लड क्लॉट नहीं करना, बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी उस टाइम पे। तो बच्चों उस टाइम पे हम क्या देंगे? प्रोस्टासाइक्लिन देंगे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? PGI2 प्लेटलेट एग्रीगेशन को बंद करता है, और वहीं पे बच्चों थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ावा देता है, प्लेटलेट एग्रीगेट करता है। ठीक है, और हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन क्लॉट वगैरह नहीं चाहिए, काफ़ी केसेस में ही नहीं चाहिए। जैसे कि प्लेटलेट एग्रीगेट अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो क्लॉट फॉर्मेशन कर देंगे ना, तो हमें बॉडी के अंदर वो चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम क्या देंगे बच्चे? प्रोस्टासाइक्लिन देंगे। ओके, होप सो आपको ये सारी चीज़ें आज समझ आ गई होंगी। अगर कोई बच्चों डाउट होगा ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी भी डाउट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। फिर ये थोड़ा सा डाउट छोड़ा ऐसे छोड़ते जाओगे ना, तो फाइनल्स में भी कंफ्यूज ही रहोगे, और कंपटीशन एग्जाम तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सारे डाउट्स आप यहीं पे क्लियर करो, और मैं ट्राई करूँगी कि ये जो सर्कुलेशन है हार्ट का, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, या फिर ये सारी चीज़ों की एक अलग वीडियो बना पाऊँ।